तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि जो जितना भी हम जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं वो उसका पूरा का पूरा किस एस्पेक्ट में हम पढ़ रहे होते हैं, और जब भी हम उसको अलग अलग जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट वे में कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमारी क्या पोजीशन है और आगे हमको उसको किस तरीके से लेके जाना है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट हैं आज की क्लास के बाद आपको अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं एसआरएफ में आए हुए हैं तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा जब हम इसका पूरा बेसिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपका क्वेश्चन आता है कि वाई आर यू रीडिंग दिस सब्जेक्ट इन वेरी डीप। तो कोई आंसर करेगा कि आप इस जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग को इतना ज़्यादा डीप क्यों पढ़ रहे हैं, या क्या एप्लीकेशन है इसका, आपका अहम क्या है ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें तो हम। एनीवन? टू इंक्रीज द यील्ड। एक हो गया ईल्ड इंक्रीज करना। ईल्ड इंक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब ईल्ड एक इंक्रीज कर दी ठीक है, लेकिन ईल्ड इंक्रीज करने से जो आपकी सोसाइटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वालिटी इंक्रीज। और कोई इसके अलावा? सब फूड प्राइसेस लोअर हो जाएंगे तो पॉपुलेशन को हेल्प होगा। ओके, देन एनी अदर टू बेनिफिट ह्यूमन काइंड? और कोई बेनिफिट होगा इसका? देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसका अगर हम एस्पेक्ट देखें तो वो है अभी वर्ल्ड में 2022 के टाइम पे 9.2% जो पॉपुलेशन है वो हंगर फेस कर रही है वर्ल्ड में। और इसका अगर हम देखें तो करीब 750 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो अभी, जब आप अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह की देखते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फूड प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा होता है। तो एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो आज के टाइम पे भी जो उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम 2023 में उनको फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो 2050 तक जब हमारी पॉपुलेशन करीब 9.7 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी, तो इतनी पॉपुलेशन को आप कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे? तो इसी के लिए एक मीटिंग हुई थी, इसकी कॉन्फ्रेंस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, हाउ टू फीड द वर्ल्ड इन 2050। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका रोम के अंदर इसका और आपका हेडक्वार्टर है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो 9.2% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो अभी क्या कर रही है, उसको हंगर की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है। काफी ज्यादा चिल्ड्रंस, या जो अफ्रीकन कंट्रीज देखें वहां पे आपको ये इशू काफी देखने को मिलेगा। इंडिया में भी कई ये एरियाज हैं वहां पे पॉपुलेशन को या लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो 735 मिलियन के समथिंग ये पीपल जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये जो बात है 2019 के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो करीब 7.9% हंगर फेस कर रही थी, लेकिन 2000 जब हम 22 या 23 में आते हैं तो ये बढ़ के 9.2 यहाँ पे पहुंच जाती है। तो इसके पीछे कोई रीजन है कि अभी करीब 2.3% हंगर में इंक्रीज क्यों हुआ है वर्ल्ड में? क्या रीजन रहा होगा कि भुखमरी इतनी बढ़ी है 3 साल के अंदर? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। इन 3 साल में क्या रीजन रहा है कि जो आपकी हंगर है वो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, उसका रीजन क्या है? सर जो पॉपुलेशन हैज। यूक्रेन और उसकी वॉर थी। इसके अलावा इन 19 से लेके 22 के बीच में और कोई बड़ा इवेंट हुआ है जिसने आपकी लाइफ को भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया? कोविड। कोविड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आया यहाँ पे क्या, कोविड-19, जिसके कारण काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन, जो हंग्री पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है। इसके अलावा सेकंड जो एस्पेक्ट आपको देखने को मिला है वो है आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया कि यूक्रेन रशिया, जेआरएफ में क्वेश्चन आया कि यूक्रेन रशिया से कौन सी कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट है या जो वर्ल्ड में प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज हुआ है। तो वो है आपका यहाँ पे वीट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यूक्रेन में भी जनरली जो एरिया है वो फ्लैट एरियाज हैं, तो वहाँ पे वीट का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। रसिया में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इनका जो मार्केट प्राइसेस है उसमें काफी ज्यादा आपको बढ़त देखने को मिली है। तो दो मेन रीजन रहे हैं जिसके कारण अभी आपका यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें हंगर
ग्लोबल हंगर का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर पर्टिकुलर एरिया की देखें तो वो है आपका अफ्रीका। यहाँ पे काफी ज्यादा जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे हंगर फेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें तो वर्ल्ड की 29.6% जो पॉपुलेशन है, ये बिल्कुल डाटा आपको एक्यूरेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया अगर होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वर्ल्ड की अगर 2.4% बिलियन पॉपुलेशन देखें तो ये मॉडरेटली और सेवरली अभी क्या है, फूड इनसिक्योर फेस कर रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 42% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 2021 में, वो एफोर्ड नहीं कर पा रही थी आपकी हेल्दी डाइट्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे अगर हम एक और देखें यहाँ पे कि करीब 148.1 मिलियन जो चिल्ड्रन है 5 ईयर के, उसमें से 22.3% जो है स्टंटेड है, मतलब जिनकी ग्रोथ कम हुई है। इसके बाद कुछ जो है वेस्टेड हैं और कुछ की जो है वो ओवरवेट वाले चिल्ड्रंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, तो इसमें क्या होगा, अर्बनाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, शहरीकरण। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों की लाइफ स्टाइल है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके कारण क्या है कि आपका जो फूड है आपका, उनका प्रेफरेंस में चेंज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो नई डाइट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू जो आपका स्टेपल फूड है उसके कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके अलावा भी आपको यहाँ पे अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उन पे भी एक ब्रॉड वे में आपको फोकस करना पड़ेगा, और उनकी भी हमें ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इस पर्टिकुलर इंक्रीजमेंट के लिए आपको यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है या पब्लिक सेक्टर का? एक सिंपल क्वेश्चन है जस्ट। अभी कौन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर वर्ल्ड वाइड? प्राइवेट सर। प्राइवेट सर। नहीं, इसमें है आपका जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिसके कारण आपको ज्यादा पर वो देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के साथ एक इन्वॉल्व दिक्कत ये आती है कि वहां पे जो आपके फार्मर्स राइट हुए, इसके साथ साथ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं, इनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर कोई टेक्निक अगर वो बना रहे हैं या कोई वैरायटी अगर वो बना रहे हैं तो उसका उनको इतना ज्यादा बेनिफिट कई बार नहीं मिल पाता है। तो इन प्रॉब्लम्स के कारण उनको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये सारी की सारी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनसे जनरली आपको इनके बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, क्या इनका काम है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब आपको देखने को मिला है। हम पर्टिकुलर अलग अलग यूनिट में एक एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते जाएंगे, जिससे लास्ट तक आते आते आपकी सारी की सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको देखने को मिलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ हमारा ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। इसमें से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हुई। तो ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका काफ़ी ज़्यादा एक से दो क्वेश्चन जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी चैप्टर में बताऊंगा कि इस साल जो क्वेश्चन आया है वो आपको किस तरीके का आया था यहाँ से। तो अगर हम पूरे चैप्टर की समरी देखें तो क्या फूड सिक्योरिटी का आउटलुक रहने वाला है 2050 तक, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या रिस्क एंड चैलेंजेस आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली फेस करने को देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री की है, सबसे ज्यादा? इंडिया। इंडिया के बाद सेकंड? चाइना। चाइना। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 2020 के टाइम वो थी 7.8 बिलियन में। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पे देखें 2050 के टाइम पे तो ये जो पॉपुलेशन होगी वो 9.7% पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इसी को रीजन वाइज देख लेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो एशिया की अगर है आप, तो एशिया में करीब 4.6 बिलियन पीपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो जिसके कारण यहाँ पे जो फूड की डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी ज्यादा
इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अफ्रीका में 1.3 बिलियन पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इससे जनरली क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी रोम इटली के अंदर है। जो इसके हेड हैं वो डायरेक्टर जनरल रहते हैं जनरली, और ये बेसिकली आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की। इसकी कुछ जो लैंग्वेजेस हैं जैसे 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, और मेंबर कंट्रीज इसकी 197 है। देन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये किन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहा है? पहला तो इंटरनेशनल जो प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है उसमें। दूसरा आपका यहाँ पे ग्लोबल फिश, जो कि पर्टिकुलर एक यूनिट की तरह यूज की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड, जो फिश ट्रेड होता है मार्केट, उसमें यूज करने के लिए। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इन सब में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बेसिकली इसका फाउंडिंग मेंबर था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। एफओ का जो एम है वो है जीरो हंगर को अचीव करना है 2030 तक। तो इसी पॉइंट को लेके हम आगे चलेंगे कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि हम 2030 तक वर्ल्ड में हंगर फ्री कर देंगे वर्ल्ड को, तो वो किस तरीके से होने वाला है, और क्या 2030 में पूरी तरीके से वर्ल्ड से हंगर चली जाएगी? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका जॉन बॉयड जो है आपके, ये पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हुए हैं एफएओ के। और अगर हम बात करें फूड डे कब मनाते हैं, जनरली सबको याद होगा जहाँ तक है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को ये आपका यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मेन जो गोल है वही यही है कि आपको वर्ल्ड को फूड सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे हंगर को पूरी तरीके से हमारे लिए खत्म करना है। तो जब आपकी पॉपुलेशन करीब 9.7 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी 2050 में, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहला तो यही कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा जो है आपकी पॉलिसीज, वो जो है आपकी वो ओनली ग्रोथ सप्लाई पे फोकस्ड ना होके वर्ल्ड के जो पुअर और हंग्री पीपल हैं उनको भी उसमें नजर रखना पड़ेगा उनके ऊपर, और किस तरीके से उनके फायदे की तरफ काम किया जाए। तो अगर ये दो एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हम आगे चल के 2050 तक इतनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसको भी हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे और सभी को इजिली फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में अगर हम अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन देखें तो वो है आपकी 142.86 करोड़। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, वर्ल्ड में हम फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं पॉपुलेशन में। तो इस पॉपुलेशन का अगर हम बात करें 68% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो क्या है, अभी वर्किंग पॉपुलेशन है। मतलब 15 से लेकर 64 ईयर की पॉपुलेशन है, और ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये क्या करेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। अब ये जो टॉप 50 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर, तो भारत की अगर पॉपुलेशन देखें तो वो होगी 1.67 बिलियन 2050 के टाइम पे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपको फूड प्रोवाइड करना है, और ये जो मेजर काम है वो जनरली आपके जो ब्रीडर्स हैं या जो जेनेटिक्स से रिलेटेड लोग हैं वही इनको नई नई वेराइटीज बनाएंगे, और देन वहां से आपकी हाई यील्डिंग वेराइटीज जब बनेगी तो उनकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और देन वहां पे क्या होगा, हम सफिशिएंट फूड उनको प्रोवाइड करके खिला पाएंगे। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है हम 2050 में भी वर्ल्ड की सबसे टॉप पे रहने वाले हैं एज अ पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके अलावा हम देखें चाइना की करीब 1.32 बिलियन होगी, यूएसए 375 मिलियन में, नाइजीरिया 375 मिलियन। तो ये जो बाकी कंट्रीज हैं इनमें काफी ज्यादा गैप है, लेकिन इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन काफी ज्यादा इस टाइम पे होने वाली है। अब जब पॉपुलेशन ये इंक्रीज होगी तो इसमें से जो मेजर पोर्शन है वो क्या होगा, आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें पॉपुलेशन अभी बेसिकली काफी ज्यादा जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी काफी ज्यादा होगा, और 2050 तक आते आते वर्ल्ड की जो 70% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अर्बन हो जाएगी। ठीक है, आज के कंपैरिजन में 2009 के कंपैरिजन में जो की थी 49%।
इसके साथ साथ क्या होगा, इनकम लेवल में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। हम अगर 2000 के कंपैरिजन में अभी की इनकम देखें तो सभी लोगों की काफी ज्यादा कई गुना बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से इनकम लेवल में भी काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो इस बड़ी मोर अर्बन एंड रिच पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसको आपको एटलीस्ट 70% तक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तब इतना अगर आप बढ़ाएंगे तब जाके इस पॉपुलेशन को आप यहाँ पे इजिली फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट, तो जो आपका एनुअल सीरियल प्रोडक्शन है उसको 2.1 बिलियन से लेके आपको 3 बिलियन टन्स करना है। मतलब 1 बिलियन आपको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, सीरियल का प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एनुअल मीट प्रोडक्शन है वो 200 मीट्रिक टन से आपको बढ़ा के 470 मीट्रिक टन तक लेके इसको जाना है। अब हम बात करें बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो 80% जो प्रोडक्शन है उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है कि इंक्रीज इन यील्ड और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ने के कारण, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज होने के कारण ज्यादातर इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटीज की वजह से, इसके जो डिफरेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। केवल जो 20% आपका यील्ड में इंप्रूवमेंट हुआ है या जो आपका सीरियल के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है आपके एक्सपांशन ऑफ एरेबल लैंड के बढ़ाने से। मतलब जो कृषि का क्षेत्र है उसको बढ़ाने से बस 20% बढ़ा है, और जो 80% आपका प्रोडक्शन बढ़ा है वो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बढ़ने के कारण देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत ये यहाँ पे फेस हो रही है कि जब हम बात करते हैं 1960 की, तो उस टाइम पे पर ईयर जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 3.2% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट ईयर अगर आपके खेत में से 100 क्विंटल फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो सेकंड ईयर कितना हो रहा था आपको यहाँ पे 103.2 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अगर हम इसी को लेके 2000 के टाइम पे आए तो अगर आपका पिछले साल 100 क्विंटल फूड प्रोड्यूस हो रहा था तो अब उसमें से 101.5 क्विंटल ही प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ग्लोबल रेट थी उसमें क्या देखने को मिली है, यहाँ पे कमी देखने को मिली है। तो ग्लोबल यील्ड ग्रोथ रेट जो है उसमें 1960 के कंपैरिजन में 2000 तक आते आते ये आधी से भी आपकी कम हो गई है। तो मतलब जो पर ईयर इंप्रूवमेंट है आपका उसमें आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। हम जनरली इसको बोल सकते हैं कि एक हम यील्ड जो प्लेटू होता है उस पे यहाँ पे आ चुके हैं या जस्ट उसके नियर है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक बदलाव होगा तभी ये यील्ड प्लेटू ब्रेक होगा और देन ज्यादा यील्ड इंक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, एसएसएन रीजन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्लोबल यील्ड जो ग्रोथ रेट है मेजर सीरियल क्रॉप्स की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब इसके लिए क्या होता है कि हम इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर फील्ड में, इस पे काफी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और मेजरली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा हाई रिटर्न के साथ प्रोवाइड करता है, करीब 30 से 75% रिटर्न प्रोवाइड करता है। और जो वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मेजर इशू यही आ रहा है कि वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जिसके कारण उनको इतना ज्यादा इसमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वो अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो देन वहां पे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है मेजरली, तो वो क्या हो रहा है उनमें कि पब्लिक सेक्टर जो है, गवर्नमेंट बजट्स ही मेनली उसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डोमिनेशन जो है अभी भी वो क्या है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स हैं एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो क्या है आपकी पब्लिक सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जो बजट्स हैं वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो मेजर इशू आता है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जैसे कि आपने दो इंपॉर्टेंट टेक्निक का नाम सुना होगा, एक होती है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी और क्या होती है ट्राइटर टेक्नोलॉजी। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर जो F1 के सीड्स होते हैं वो स्टेराइल, मतलब उसके बाद स्टेराइल होते हैं वो, मतलब ट्राइटर, F1 जो होती है स्टेराइल हाँ, होती है। ट्राइटर टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक इस तरीके की क्रॉप होती है जैसे कि आपने यहाँ पे सोयाबीन की क्रॉप लगाई है अपनी फील्ड में। तो जब आप उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी का हर्बिसाइड फंगीसाइड या उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे तभी वो ग्रोथ करेगी। अगर आप उसको दूसरे कंपनी का वो प्रोवाइड करेंगे तो देन वहां पे उसकी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि उस जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं या जो उसका रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा।
तो टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी और ट्राइटर टेक्नोलॉजी क्या ये इनका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते इंडिया में? सर इंडिया में नहीं है अलाउड। इंडिया में ये जो टेक्निक्स हैं वो आपकी वो बैंड। हैं, बैन है, ठीक है। और मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं सर उनमें एक ये बार ये ट्राइटर टेक्नोलॉजी कैन रिपीट अगेन? ट्राइटर टेक्नोलॉजी का मेनली ये होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, तो अगर आपकी क्रॉप लगी है, अगर आप उसमें किसी भी कंपनी का यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो आपकी क्रॉप क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और देन वहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई ट्राइटर टेक्नोलॉजी से बने हुए सीड्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे इफ्को का यूरिया डाला है, तो अभी उस क्रॉप की ग्रोथ देखने को मिली है। इफ्को के अलावा आपने क्रिप्को या और किसी भी कंपनी का आपने उस पर फर्टिलाइजर अगर कुछ भी डाला है, तो देन वहां पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर इफ्को वाली कंपनी ने ये सीड बनाया, तो इससे क्या होगा, इफ्को को फायदा होगा। लेकिन फार्मर सर को क्या नुकसान होगा कि वो इसके जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर ये इफ्को वाला अगर जो फर्टिलाइजर है वो 6,000 में बेच रहा है एज कम्पेयर टू 3,000, तब भी फार्मर को वो यहाँ पे परचेज करने पड़ेंगे। तो इस कारण से इसमें क्या होता है, इन टेक्निक्स को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया जाता। सर बट प्लांट रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि ये दूसरा फर्टिलाइजर है? यही, रेशो तो वही रहती है ना। नहीं रेशियो नहीं, उसमें जो आपका जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे वहां पे उस पर ब्लॉक किया जाएगा, तो उस तरीके से कि वो उसमें एक्सप्रेस ही ना करे जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का कंजप्शन है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको मेजरली जो दिक्कत आती है वो यही आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जिसके कारण आपको ये प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें आपको कम देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें पूरे इंडिया की, तो जब हम पूरा अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जिनका एटलीस्ट आपको ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कहीं बाई चांस है कि आपको थोड़ा बहुत इससे पर्टिकुलरली टच होते हुए आपको देखने को मिल जाए। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के, तो इसमें जो फिजिकल डेफिसिट था वो करीब 6.4% था। मतलब कि जो सरकार कितना अपना वो कर रही है पैसे वहां पे। और लेकिन अगर जो फिजिकल डेफिसिट था 2020-21 के टाइम पे ये 9.2% था। तो ये अगर फिजिकल डेफिसिट आपका जितना ज्यादा होगा, सरकार को उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी लोन को बरो करने पे। अलग अलग जो लोन देते हैं सरकार को, उनसे लोन लेने में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, और दूसरा आपका महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। तो फिजिकल रेट अभी आपका 6.4 करीब है, तो ये भी आपका इतना ज्यादा नहीं है जीडीपी का। अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये आपकी 20-21 के टाइम पे काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज देखने को मिला था, और देन अब ये धीरे धीरे 11.5% के करीब आपको देखने को मिल रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, करीब 6 से 6.8 के करीब है, जो कि 2020-21 में -6 के करीब पहुंच गई थी। देन इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, तो 563 US डॉलर बिलियन US डॉलर्स हैं आपके। एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज की अगर हम ग्रोथ वैल्यू एडेड अगर देखें, तो वो करीब आपकी 3.5% है 2022 और 23 में। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी आपकी 4.1% के करीब रही है। इससे पहले आपके करीब 10.3% के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन ये जो कुछ पॉइंट है, तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ये जो है आपका सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.1%। देन जीडीपी ग्रोथ आपकी 6 से 6.8 के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ जो स्कीम्स हैं वो भी आपको साथ साथ देखना है, जैसे कि पीएम गति शक्ति पर्टिकुलर लोगों के मूवमेंट और गुड्स के मूवमेंट के लिए इजी बनाएगी। इन्फ्लेशन की जो रेट है वो भी आपकी उसमें धीरे धीरे वो कमी आना स्टार्ट हुई है कोविड के कारण, काफी ज्यादा इसमें इंक्रीज देखने को मिला था। देन अगर हम यहाँ पे बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, तो इसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आगे वाले टाइम्स में। तो इन सब का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। देन इंडिया की पर कैपिटा अगर इनकम की अगर बात करें, तो वो नियरली अभी 2 लाख के समथिंग है, जो कि आपकी 2012 के टाइम पे फिजिकल ईयर में करीब 72,000 के समथिंग थी, और अभी जो जाके आपकी कितनी हो जाएगी, करीब 2 लाख के करीब हो जाएगी। इसी को अगर हम 1950 के टाइम पे बात करें, तो वो होती है आपकी 265। तो इसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे कि लोगों की जो स्टैंडर्ड है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर ग्रोथ ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली कोई स्मॉल होल्डर जो सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ अगर ज्यादा होती है, तो वो पुअर पीपल को
ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स हैं उनके कंपेरिजन। डेवलपिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो जो 75% पुअर पीपल है वो या तो आपका जो उसकी इनकम का सोर्स है वो तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर होगा, या वो इनडायरेक्टली उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जनरली उसके इनकम का जो सोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको फाइट करना है इस हंगर से, तो यहाँ पे आपको टारगेटेड एंड डिलिबरेटेड एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलरली फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करें। भारत में अभी कितनी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड कर रही है, मतलब कितने करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन को फ्री में जो फूड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है? ओवरऑल कोई आइडिया? नो सर। करीब आपका एक बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है 80 करोड़ के समथिंग, इतने लोगों को अभी यहाँ पे फूड दिया जा रहा है, वो भी। और कोविड के टाइम पे भी काफी ज्यादा जो लोग थे उनको यहाँ पे ये फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ हेल्थ एंड सैनिटेशन पे ज्यादा ध्यान देने का रिक्वायरमेंट है। देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब जैसे जैसे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उनके पास क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे हमारे पास पोटास की कमी है, तो क्या होता है कि आपको इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने कंजप्शन के लिए फूड परचेज करती हैं। जैसे कि हमने यूएसए से वीट एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, और उसके साथ एक कोई वीट आया था जिसका नाम आप जनरली जानते होंगे, क्या वीट का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, जो भारत में भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा? पार्थेरियम। कौन सा? पार्थेरियम। पार्थेनियम। हाँ, पार्थेनियम जो है आपका, उसको बेसिकली कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर काफी ज्यादा आप डिपेंड करते हैं। तो जब आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई यहाँ पे इंडिया में, तो देन हम क्या हुए, फूड में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बने, और अब हम जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो कंट्री की पॉपुलेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आपकी पॉपुलेशन करीब 9.7 बिलियन के करीब जब पहुंचेगी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रेड पे काफी ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। और 2050 तक अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो फूड इंपोर्ट है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा सीरियल्स का। अभी अगर 2008-9 की बात करें तो 135 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कि बढ़ के 2050 तक 300 मिलियन टन के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट वगैरह होते हैं, तो इनमें भी काफी ज्यादा रिडक्शन आया है। तो रिफॉर्म्स जो डिफरेंट चलते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके कारण, तो यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो कि फेयर हो, कॉम्पिटेटिव हो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे और उनको ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करे, जिससे कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के जो फार्मर्स हैं उनसे इजिली कॉम्पीट कर पाए। तो आपके जो डिफरेंट क्राइसिस आ रही हैं या फूड क्राइसिस वगैरह आ रही हैं आपको, तो उनसे लड़ने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज को कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, रिफॉर्म ऑफ ट्रेड रूल और जॉइंट फाइनेंस, ये हैं, इन सभी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिससे कि यहाँ पे जो क्राइसिस है उससे कम लोगों को इफेक्ट हो, और जो पॉपुलेशन है आपकी उस पे जो आपका महंगाई है वो ज्यादा देखने को ना मिले। तो यहाँ पे ये है आपका ओईसीडी। ये क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्जाम में कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है ये, किसी को पता है? आपको पेपर भेजा था मैंने, एक बार चेक किया आपने? एसआरएफ का जो पेपर है वो। रिस्पॉन्स कीजिए एटलीस्ट। हेलो? नो यस सर। सर। ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओईसीडी है ये कौन सी कंट्री में या कौन से प्लेस पे लोकेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली आपका यूनाइटेड पेरिस। पेरिस के अंदर लोकेटेड है, इसकी आपका फ्रांस पेरिस के अंदर। और ये अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जिनका
वो है। तो वही मेजर कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, इंडिया बिकम द 27th मेंबर ऑफ OECD डेवलपमेंट सेंटर। जो डेवलपमेंट सेंटर है इसका सदस्य बना, लेकिन जो OECD मैन है इसका यहाँ पे ये सदस्य नहीं है जनरली। तो इंडिया हैज हैड अ कोऑपरेशन प्रोग्राम विद OECD 1997 से आपको देखने को मिला है। इसके अगर मेन एस्पेक्ट देखें तो ये 1960 में आपका यहाँ पे बना था एज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देन फिर इसका नाम को चेंज करके 1961 में नाम चेंज कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अगर मेन फोकस एरियाज की बात करें तो जो आपका कंट्रीज हैं उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, इसके साथ साथ हेल्दी पब्लिक फाइनेंस को बढ़ावा देना या रीस्टेब्लिश उनको करने का काम ये बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। मेंबर कंट्रीज की बात करें, इसकी टोटल 35 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि बेसिकली आपकी डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये है आपका OECD। इसी तरीके से हम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे कवर करेंगे, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लिस्ट है कंट्रीज की। देन अब एक और यहाँ पे दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और एक है बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इनके कारण भी आपको फूड सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनका ही इसमें यूटिलाइज किया जाएगा। तो अगर क्रॉप का यूटिलाइज आप यहाँ पे करेंगे तो जो आपके लोग हैं उनको आपके आप फूड में प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके कारण भी क्या हो सकती है, हंगर बढ़ सकती है। अगर आप बायोफ्यूल इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, तो इसके कारण भी क्या होगा, वर्ल्ड में हंगर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो ये दोनों काफी बड़े रिस्क देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज हैं, वो क्लाइमेट चेंज में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बट जब क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होगा वो इन कंट्रीज पे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ईल्ड है वो भी काफी रिडक्शन उसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स हैं उसके कारण क्या होगा कि यहाँ की पॉपुलेशंस को डिफरेंट डिजास्टर्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण जो भुखमरी है वो या जो हंगर है वो काफी ज्यादा उसके लेवल में बढ़ सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे अफ्रीकन एग्रीकल्चर आउटपुट पे बात करें 2080 से लेके 2100 के टाइम तक, ये करीब 15 से लेके 20% तक यहाँ पे इसमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है। किसके कारण, क्लाइमेट चेंज का। और अगर आप बात करें यहाँ पे अफ्रीका, तो अफ्रीका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए। बेसिकली इसमें क्या करता है, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या चाइना वगैरह जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इसका इफेक्ट भी फेस करना पड़ेगा और उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इसमें कमी देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे बायोफ्यूल प्रोडक्शन की, तो 2000 से लेकर 2008 तक बायोफ्यूल का प्रोडक्शन 3 फोल्ड बढ़ा है। और इसी रेट से अगर बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो इससे क्या होगा, वही आपकी फूड सिक्योरिटी पर काफी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इतना ज्यादा लोगों को फूड प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। 2007-8 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो टोटल कोर्स ग्रेन थे आपके, वो आपका यहाँ पे उनके द्वारा एथेनॉल प्रोडक्शन करीब 110 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो कि टोटल 10% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन के करीब था इतना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल का जो मार्केट है बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इसमें क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हेलो। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बायोफ्यूल मार्केट की, तो इसमें मेजरली जो डोमिनेटिंग रीजन्स हैं वो आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे डोमिनेट करती हुई देखने को मिलती हैं। अब की पॉइंट्स अगर यहाँ पे देखें तो
क्या रीजन है कि बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है? तो इसके पीछे पहला यही रीजन है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको देखने को मिलता है, फ्यूल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद अवेलेबिलिटी में भी इसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपको जो फूड वो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से आप इसको कन्वर्ट करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और इसके साथ साथ आपको ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको भी कम करना है, इसके कारण भी यहाँ पे आपका इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देन अब यहाँ पे हम बात करें बायोफ्यूल प्रोडक्शन की, तो ये अलग अलग लेवल पे आपको देखने को मिलता है। 3 जनरेशन का होता है जनरली। अगर आप फूड क्रॉप से बना रहे हैं, जैसे कॉर्न, व्हीट, ऑयल या डिफरेंट एनर्जी क्रॉप से, तो इससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बायोडीजल, बायोएथेनॉल, बायोईथर और सॉलिड बायोफ्यूल्स निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स। देन सेकंड जनरेशन के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉन फूड जो क्रॉप्स होती हैं, इन एडिबल बेस्ड प्रोडक्ट हुए, इसके बाद सिट्रस, पील्स, कॉटन, स्टाल्क वगैरह ये हुए, तो इनका जब यूज यहाँ पे किया जाता है तो ये होता है आपका लिग्नोसेल्यूलोजिक फीड स्टॉक। तो ये है आपका सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल प्रोडक्शन। थर्ड जनरेशन का जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे आता है माइक्रो एल्गा से रिलेटेड, जो एल्गीज वगैरह हैं उससे बायोडीजल, बायोएथनॉल, बायो मेथेन और बायो हाइड्रोजन बनाने के। देन फिर आपका आता है फोर्थ जनरेशन का, तो वो आता है आपका यहाँ पे जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली फोर्थ जनरेशन में आते हैं। इसमें आपके जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड फूड फीड स्टॉक्स हैं उनका जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है, और जो आपके बायोफ्यूल्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये अलग अलग 4 कैटेगरीज हैं जो भी आपके फर्स्ट सेट में आ सकती है, मतलब जो 20 क्वेश्चन है उसमें। अब यहाँ पे टॉप कंट्रीज की बात करें, द कंट्रीज दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑफ बायोफ्यूल्स, तो इसमें यूनाइटेड नेशंस आता है, देन ब्राजील, जर्मनी, चाइना, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो ये सारी कंट्रीज आती हैं, जिसमें से मेजर जो है वो यूनाइटेड नेशंस और ब्राजील का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो बायोफ्यूल के लिए आप फूड प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है फूड सिक्योरिटी को लेकर। इसी तरीके से अगर ये एक्सपांशन होता रहा यहाँ पे, तो जो आपका अफ्रीका एंड साउथ एशिया में प्री स्कूल चिल्ड्रन है वो अंडर नरिश्ड, उनकी जो वैल्यू है वो करीब 3 से लेके 1.3 एंड 1.7 मिलियन हायर होगी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या होती है, कुछ जो पॉलिसीज हैं, अगर हम इंटरनेशनल बात पे देखें तो अभी G20 समिट आपका हुआ है, तो उसमें भी बायोफ्यूल बढ़ाने के लिए बात की गई है कि इसका यूटिलाइज हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो पॉलिसीज हैं जो बेसिकली इंक्रीज कर रही हैं बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को, तो उन पे भी उनको रिकंसीडर करना चाहिए और उसको ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपका फूड सिक्योरिटी के लिए आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखें पूरा उसमें, तो जैसे वर्ल्ड के अगर जो मार्केट्स हैं उसमें फूड प्राइसेस इंक्रीज होगा, फूड प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो कैपेसिटी है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर क्या होगी, वही है सेम, और फूड के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो देन उससे क्या होगा कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और वर्ल्ड में हंग्री और माल नरिश्ड जो पीपल हैं उनकी जो परसेंटेज है या जो लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपका फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो डिमांड है आप उसको इजीली फुलफिल कर पाएंगे, और जो प्राइजेस हैं वो ज़्यादा नहीं पड़ पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई कमोडिटी ज़्यादा है या कोई भी आपके पास कमोडिटी ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे सर। और अगर आपके पास कोई कमोडिटी कम है तो देन वहां पे आपका जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हो गया, प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो वो उसी इंडिविजुअल ले सकता है उसको जिसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी, और जनरली जो आपके पुअर पीपल होते हैं उनकी परचेसिंग पावर कम होती है, जिसके कारण वहां पे इनको इसका काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर जो है आपका, उसमें धीरे धीरे क्या आएगा कि पहले तो आपका जो है एग्रीकल्चर फोर्स टू कॉम्पीट फॉर लैंड एंड वाटर विद द अर्बन सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट है, जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लैंड वहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही हैं, बन रही हैं, और देन वाटर का जो है रिसोर्सेज वो भी काफी ज्यादा वहाँ पे यूटिलाइज किए जा रहे हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, और यहाँ पे क्या है कि जो हम ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं वो क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी। लैंड रेसेस जो हुए हैं धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, उनका जो एरिया है और जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे आपका क्या करता जा रहा है, रिड्यूस करता जा रहा है। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन सारे फोर्सेस से लड़ते हुए आपको इतना प्रोड्यूस करना है, करीब 70% का इंक्रीज आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये फूड सिक्योरिटी हम यहाँ पे अचीव
कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि जो करंट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सफिशिएंट है एडिक्वल फूड प्रोडक्शन के लिए। आपको यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का भी सस्टेनेबल यूज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का क्या डेवलप्ड सही से है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सही से फार्मर्स को प्रोवाइड हो पा रहा है या नहीं। और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जो है आपकी, उसमें प्रॉपर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ और भी जो क्वेश्चंस हैं कि जो रिसोर्सेज हैं या जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपको फार्मर्स को कुछ टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट होती है या उनको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या उन पर्टिकुलर वनरेबल जो लोग हैं या जो मोस्ट पुअर लोग हैं उनके पास पहुंच पाएंगे। इसके साथ आपका है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से आप टैकल कर पाएंगे और वहां पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के साथ ही आपको देखने को मिलता है कि क्या हम पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, स्पेशली सब सारण जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, क्योंकि अफ्रीका में काफी ज्यादा आपको फूड सिक्योरिटी का इश्यू देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, इनमें एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद क्लाइमेट चेंजेस के इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा इन कंट्रीज पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी काफी ज्यादा हाई हैं। तो इन सभी से उभरने के लिए क्या हम इस कंडीशन में आ सकते हैं या फूड प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी में सबसे ज्यादा जो मेजर रोल रहने वाला है वो रहने वाला है आपके साइंटिस्ट, या हम बात करें यहाँ पे जो ब्रीडर्स होने वाले हैं उनका, किस तरीके से वो वेराइटीज का इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं जो आगे जाके उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा दे पाए। तो अगर हम यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें जो कि पर्टिकुलरली फूड डिमांड को इफेक्ट करती हैं, वो है पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है आपका अर्बनाइजेशन, एंड थर्ड है आपका यहाँ पे इनकम। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट 50 ईयर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है। ग्रोथ रेट जो है विल स्लो डाउन कंसिडरेबली, बट जो बेस पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि जिसके कारण आगे वाली जो जनरेशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो इसके कारण जो इंक्रीज होगा डेवलपिंग कंट्रीज में, और सबसे ज्यादा जो इंक्रीज होगी पॉपुलेशन वो होगी कहाँ पे, आपकी लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, ये है डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन। और ये जो नीचे आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन। तो 1965 के करीब ये आज जो आपकी पॉपुलेशन थी 2.23 बिलियन के करीब आपकी पॉपुलेशन होगी डेवलपिंग कंट्रीज की, जो कि अभी आपकी करीब यहाँ पे 7 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। तो काफी ज्यादा जो ग्रोथ है, ये जो ब्लैक वाला आप देखेंगे तो इसमें आपको जो डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन है उसमें एक कांस्टेंट ही देखने को मिल रही है, मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा इंक्रीज वो नहीं हुई है। बट डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो काफी तेज गति से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2050 तक आते आते मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इससे क्या होगा, कंजप्शन जो पैटर्न है वो चेंज होगा धीरे धीरे आपका। अब जब कंजप्शन पैटर्न चेंज होगा, इसके साथ काफी ज्यादा आपका एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगी। इनकम ग्रोथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइट देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज में। जिससे कि क्या होगा कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा आपको चेंजेस आज के कंपैरिजन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये है जो शेयर है ग्रेन्स एंड अदर स्टेपल क्रॉप के, वो धीरे धीरे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ये बात अच्छे से याद रखना कि जो ग्रेन्स हैं आपके, ये एक्सपेक्टेड है ऐसा कि ग्रेन या अदर स्टेपल जो क्रॉप्स हैं उनके शेयर हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिक्लाइन होंगे। लेकिन अगर बात करें हम वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, डेयरी एंड फिश, तो इनके जो शेयर हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे। हम अभी भी बात करते हैं तो इनमें काफी ज्यादा इंप्रूव वो देखने को मिल रहा है अभी। देन सेमी प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट जो फूड्स हैं, ये भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा आएंगे जब सेमी प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट फूड्स यहाँ पे खाएंगे फैट वगैरह के कारण, तो वहाँ पे भी ये पॉपुलेशन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो करेंटली अगर हम बात करें 1 बिलियन करीब जो पॉपुलेशन है कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एनर्जी। अगर हम बात करें 9.2% हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी जिनको अभी हंगर की पॉपुलेशन है वो फेस कर रहे हैं। और हंगर स्पॉट, हॉट स्पॉट जो एरियाज हैं या इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज हैं वहां पे अपनी लाइफ बिता रहे हैं।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये पर्टिकुलर ग्लोबल प्रोग्रेस एंड फूड कंजप्शन है, तो यहाँ पे देखिए राइस, तो राइस का अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। 1964 से लेके 2030 तक एक उतना ही सिमिलर आपको देखने को मिला है। वीट में इम्प्रूव आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ से 99 से लेकर 30 तक अगर देखें, तो तब वहाँ पे भी कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ अदर सीरियल्स में भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला, लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स है आपका, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और भी जो कमोडिटीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है आपका, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे रहने वाली हैं। अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आने वाली है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो भी आपकी ग्रोथ ज़्यादा रेट से करेगी, लेकिन वहाँ पे रूरल एरियाज में क्या है, एम्प्लॉयमेंट आपका नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट में उतनी फास्टर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। भारत में कितने परसेंट जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? अभी भी डिपेंड करती है, मतलब 10%, 20%, 50%, 90 या 100? पता नहीं सर। 58% जो पॉपुलेशन है आपका, वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे डिपेंड करती है। तो इस अगर ये रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब जाके वहाँ पे ग्रोथ आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। तो इंस्टीट्यूशनल, इसमें अगर हम देखें तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने पड़ेंगे, और देन इनकम जनरेशन इसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी। एशिया और लैटिन अमेरिका के अगर देखें तो जो रूरल लेबर है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल जो जॉब्स हैं उनमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बट अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो काफी आपको कम देखने को मिलता है, और स्पेशली अगर वुमेन की बात करें तो उनमें ये परसेंट और भी कम आपको देखने को मिलता है। तो अगर इनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तभी इस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो की डिटर्मिनेंट है वो है आपका इनकम ग्रोथ। अगर हम बात करें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, कुछ पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री हैं या जो रीजन है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है, बेसिकली एशिया में आपका इंक्रीज हुए है, और इसके साथ साथ कुछ जो कंट्रीज हैं सब सहारन अफ्रीका की, उनमें भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जिसके कारण ये ग्रोथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो इन ग्रोथ फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अलग अलग जो लेवल्स हैं उन पर। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड बैंक बेसलाइन प्रोजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो जो 2005 से लेकर 2050 तक वर्ल्ड की जीडीपी होने वाली है आपकी, वो करीब 2.9% होगी, जिसमें से अगर हम बात करें हाई इनकम जो कंट्रीज हैं उसकी 1.6%, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी करीब 5.2% के करीब यहाँ पे रहने वाली है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका इनकम गैप है पर कैपिटा जीडीपी का दो कंट्रीज के बीच में, वो तो कम होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले वो, उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाई इनकम कंट्रीज हैं, तो इनकी जो इनकम ग्रोथ है उसमें इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे चल के। तो फ्यूचर टोटल डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में एक्सीड द डिमांड फॉर फूड एंड फीड मोर और लेस सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द बायोफ्यूल्स डिमांड। जितनी बायोफ्यूल्स की डिमांड होगी उस पर ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना उसमें इफेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम पॉवर्टी रिडक्शन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिला है, बट ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। कई कंट्रीज में ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, कुछ में कम यहाँ पे देखने को मिला है, और कुछ में पॉवर्टी बढ़ी हुई है। तो जो इम्प्रूवमेंट है वो बेसिकली देखने को मिला है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। बट जो सब सहारन अफ्रीका है उसमें बेसिकली नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, और बहुत कम ही रिडक्शन उसमें देखने को मिला है।
अब यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि आपको अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम इतना फूड कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको एग्रीकल्चर में बेसिकली चाहिए लैंड, वाटर और जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहिए आपको क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड इसके अलावा आपको लेबर भी चाहिए। तो लेबर का इतना ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपकी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड, दूसरा है वाटर, और तीसरा है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो मेजर अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट 50 ईयर्स में ही इन पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है, जिसके कारण मैक्सिमम जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेस अगर हम बात करें, ऑलरेडी डिटोरिएशंस, डिग्रेडेशन के साइंस यहाँ पे शो कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, वर्ल्ड के 24 में से 15 इकोसिस्टम ऐसे हैं जो अभी डिग्रेड हो चुके हैं या वो अनसस्टेनेबली यूज किए जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर में वो क्या जाके इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और वहां पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें लैंड की, तो वहां पे सॉइल न्यूट्रिएशन डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, देन इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, देन इसके बाद फ्रेश वाटर रिजर्व्स काफी ज्यादा घट रहे हैं, लॉस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिडक्शन आपको यहाँ पे मेजरली देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो डिग्रेडेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं या उसको कम कर देते हैं उसकी गति को, तो इतने रिसोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं कि हम आने वाली जो पॉपुलेशन है उसको ईजिली फूड प्रोवाइड कर पाए। तो वो किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि वर्ल्ड में अगर हम लैंड के बेसिस पे देखें, एरेबल लैंड की बेसिस पे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कंसीडरेबल लैंड रिजर्व्स अवेलेबल हैं जिनको हमको एरेबल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये आती है कि ये बेसिकली क्या है कि अभी कल्टीवेशन में नहीं है, तो इनका इकोलॉजिकल जो फंक्शन है या इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने के चांसेस हैं। देन दूसरा ये दिक्कत आएगी कि जो मोस्टली आपके लैंड रिजर्व्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही लोकेटेड है, जैसे कि लैटिन अमेरिका हुआ, आपका सब सहारन अफ्रीका वगैरह हुआ। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में ही यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें 2050 तक, तो जो एरेबल लैंड है वो यहाँ पे आपका करीब 70 मिलियन हेक्टेयर करीब उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि टोटल आपका 5% होगा। अब ये 70 जो मिलियन है आपका, हम टोटल एक्सपांशन करेंगे 120 मिलियन हेक्टेयर का डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसमें से करीब आपका 50 मिलियन हेक्टेयर अदर वर्क्स में यूज हो जाएगा। बाकी जो 70% बचेगा वो हम मान लेंगे कि ये नेट इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो पोटेंशियल फॉर क्रॉपलैंड एक्सपांशन की अगर बात करें, तो लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक। देन अफ्रीकन में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लैंड वो कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपांशन। लेकिन जो साउथ एशिया है, नियर ईस्ट है, इसके साथ साथ आपका जो एरियाज हैं ईस्ट एशिया, इनमें इतना ज़्यादा आप यहाँ पे लैंड एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर एक कंट्री या लोकल बेसिस पे डिपेंड करता है। दूसरा आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स। ये क्या है, सफिशिएंट कैपेसिटीज आपके पास अवेलेबल है, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्ल्ड में हम बात करें, टोटल फ्रेश वाटर कितना है, कितने परसेंट वाटर फ्रेश है? एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर। टोटल जो वाटर है उसका कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो? तो 1%। टोटल आपका टू पॉइंट जी सिक्स बोलिए। परसेंट जो वाटर है वो है फ्रेश वाटर है। इसके अलावा जो आपका 97.4% है वो आपका क्या है, ब्रैकिश वाटर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो 2.6% आपका फ्रेश वाटर है, इसमें से भी आपका 2% जो है वो पोलर आइस के तौर पर जमा हुआ है, ग्लेशियर्स वगैरह जो है उनमें है। इसमें से ओनली आपका 0.6% जो पानी है वही आपका पीने योग्य है, उसी से आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में यूटिलाइज करते हैं। तो काफी ज्यादा जो पानी है आपका वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो
इस 0.6% से आप आपकी पूरी खेती कर रहे होते हैं, सारा इसका कंजप्शन में भी इसी को यूज कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट कैपेसिटीज में अवेलेबल है बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके कारण क्या आता है कि इरिगेशन वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करें, ये 1/5%, 1/1 आउट ऑफ 5 एरेबल लैंड को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन टोटल जो है आपका प्रोडक्शन का उसमें 50% रोल प्ले करता है। तो नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंक्रीज होगी, जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और मेजरली अगर देखें तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट जो रीजन्स हैं वहाँ पे एशिया के, उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो जब अगर वाटर की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि ड्रिप इरीगेशन वगैरह आप यूज करें, या जो इसराइल वगैरह जो टेक्निक हैं, किस तरीके से वो ब्रैकिश वाटर को यूज कर रहे हैं। तो ये जो सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या इन पर्टिकुलर फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हैं आपके, इरिगेशन वाटर विड्रॉ, ये देखने को मिल रहा है। तो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में इस तरीके से है, और देन बाकी कंट्रीज में आपको देखने को मिल रहा है। अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी की। सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है, बायोडाइवर्सिटी एज अ ब्रीडर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आपके पास अगर लैंड रेसेस नहीं होंगे, सोर्स नहीं होंगे रेजिस्टेंस जीन के, ईल्ड इंप्रूव करने वाले जो जीन्स हैं उनके अगर आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे, तो देन आपकी ईल्ड जाके आगे इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आप बायोटेक्नोलॉजी से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेजर सोर्स मिलते हैं, जैसे एकदम से आपको ईल्ड प्लेट्यू वगैरह ब्रेक करनी है, तो वो आपको बायोडाइवर्सिटी से ही ज़्यादातर मेन रोल उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसपे काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने को मिल रही है। बेसिकली अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड जो वेटलैंड्स वगैरह हैं उनके कारण। यहाँ पे बात करें यहाँ, तो एक डोजन जो स्पीसीज है एनिमल की, वो वर्ल्ड के 90% एनिमल प्रोटीन जो कंज्यूम की जाती है ग्लोबली वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, 1 डोजन स्पीसीज ऑफ एनिमल प्रोवाइड 90% ऑफ एनिमल प्रोटीन कंज्यूम्ड ग्लोबली, एंड जस्ट 4 स्पीसीज प्रोवाइड 1/2 ऑफ द प्लांट बेस्ड कैलोरीज इन ह्यूमन डाइट। तो 50% जो ह्यूमन डाइट की कैलोरीज है वो ओनली 4 क्रॉप जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर इन 4 क्रॉप में से आपकी 2 क्रॉप फेल हो जाती हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उस पर फूड सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा गलत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो 1 डोजन स्पीसीज ऑफ एनिमल और जस्ट 4 क्रॉप स्पीसीज आपको यहाँ पे मेजर जो फूड कंजप्शन किया जा रहा है वर्ल्ड में वो प्रोवाइड कर रही हैं। Globally, 90% growth in the crop production will come from the intensification, in particular higher yields and increased cropping intensity। और जो बेसिकली हम 20% के समथिंग देखें तो वो एरेबल लैंड के कारण आपको यहाँ पे आई है। तो इन पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं इनको इस तरीके से इनकी जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और इन लोकेशन जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रियोरिटी जो है वो आपको एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्रीज के बेसिस पे देनी होगी, जो अभी मेजरली एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल कंट्रीज के बजाय। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ इफेक्टिव रेगुलेशन एंड इंसेंटिव्स आर नीडेड विद रिगार्ड टू ऑल द 3 नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पे जो एम है वो बेसिकली ये होना चाहिए कि आपको ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसी भी चीज़ का नहीं करना है, डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन को आपको रिड्यूस करना है, प्रमोट इफिशियंसी गेन्स एंड एक्सपांड ओवरऑल कैपेसिटीज ओवरऑल। अब यहाँ पे पोटेंशियल्स की बात करें फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए, तो ग्लोबल एवरेज जो डेली कैलोरी अवेलेबिलिटी है ये आपकी 3050 कैलोरी पर पर्सन तक जाने वाली है, जो कि 10% इंक्रीज ओवर इट्स बेसिक लेवल 2003 एंड 2005। तो ये जो आपका कैलोरीज लेवल है आपको बढ़ाने के लिए इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। और जो मीट कंजप्शन है आपका ये भी करीब आपका 41 kg से बढ़ के करीब आपका 52 kg के समथिंग आपका पहुंच जाएगा 2050 के टाइम पे। और इंडस्ट्रियल कंट्रीज में अगर आप देखें तो नियरली यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी होगी 3600 कैलोरी पर पर्सन पर डे, और डेवलपिंग कंट्रीज में ये होगी आपकी करीब 3000 के समथिंग। ये आपकी
डाइटरी एनर्जी सप्लाई है। तो अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यूएसए और कनाडा वाला जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इनकी जो एनर्जी अगर है पर पर्सन कैलोरी, तो वो मोर देन 3,400 के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम आपको पार्ट जो है वो येलो देखने को मिल रहा है। मतलब इनका जो कैलोरी इंटेक है वो 2,000 से लेकर 2,200 के समथिंग आपको देखने को मिल रहा है मेजरली। तो इसके कारण आपको क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कंट्रीज के पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपना फूड इंक्रीज कर लें, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लें, या दूसरा कि वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट बढ़ा दें। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट बढ़ाने का, तो वो ये है कि अगर आपने एक साल इंपोर्ट किया तो आपको अगले साल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट इसका इंपोर्ट करने का यही है कि आपको फाइनली कभी ना कभी जाके सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन में, तभी आप अपनी कंट्रीज को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नेट सीरियल इंपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज का। किस तरीके से ये डेवलपिंग कंट्रीज का आपको यहाँ पे देखने को बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको का करीब 300 मिलियन टन के करीब देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड सीरियल प्रोडक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपका यहाँ पे इस रेंज में देखने को मिलने वाला है। और 5% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन इन 2050 वुड स्टिल बी 370 मिलियन पीपल, जो कि आपका काफी ज्यादा हाई नंबर होने वाला है। देन अगर हम बात करें सब सहारन जो अफ्रीका है, वो 7% के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। और जो स्मॉलर कंट्रीज हैं वहां पे आपको जो रेट है वो करीब 15% इसका इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट 400 मिलियन पीपल, इवन द प्रोजेक्टेड 70% ग्रोथ इन आउटपुट ऑफ फूड एंड फीड। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, साउथ ईस्ट एशिया एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सब साहरन अफ्रीका वुड मेंटेन रिलेटिवली हाई प्रिवलेंस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या क्या कंडीशंस होंगी तब जाके हम ये पर्टिकुलर 2050 में फूड सिक्योरिटीज मेंटेन कर सकते हैं, तो पहला है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आप जो फूड असिस्टेंस है या हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज है वो जनता को इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। देन ग्लोबल एक्सपांशन ऑफ फूड सप्लाईज बाय अबाउट 70% बढ़ सके। देन रिलेटिवली हाई प्रोडक्शन ग्रोथ इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये इसमें आपका काफी ज्यादा रोल होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल जो ट्रेड है उसको फेयर रखना पड़ेगा। और जो लो इनकम फूड डेफिसिट कंट्रीज हैं उनको ज्यादा यहाँ पे ये इफेक्ट ना करे, या उनको इजिली ये फूड प्रोवाइड कर पाए। तो इस तरीके की पॉलिसीज अगर आप रखते हैं, ये 5 कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ मोर इंटेंसिव competition between food and energy commodities for the limited land and the water resources under certain conditions. High oil prices, first generation biofuel techniques, then government support in several countries, biofuels production can expand rapidly। और जिसके कारण क्या होगा कि इसका जो प्राइजेस है आपका फूड का और फीड का, वो धीरे धीरे क्या होगा मार्केट में बढ़ेगा। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन से आपका फूड के जो प्राइजेस हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे आपका हंगर में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। देन जो क्रोनिकली अननरिश्ड एंड माल नरिश्ड पीपल है वर्ल्ड में, उसके जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो बढ़ता जा रहा है। एफएओ का हमने स्टार्टिंग में टारगेट पढ़ा था कि क्या टारगेट था एफएओ का, कि कौन सी ईयर तक उसको वर्ल्ड को हंगर फ्री करना है। 2030। 2030 तक इसको वर्ल्ड को हंगर फ्री करना था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो धीरे धीरे ये हंगर है वो बढ़ती जा रही है ग्लोबल, आप देखें तो वहाँ पे रेट भी काफी ज्यादा हाई है। तो एफएओ एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ क्रोनिकली अननरिश्ड पीपल हैज राइजन फ्रॉम 842 मिलियंस से, अगर अभी अब बात करें तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इंक्रीज ये हुई है। रिसेंट इंक्रीज मेनली बाय द रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ड्रास्टिक फूड प्राइसेस इंक्रीज। और अभी ये यहाँ पे कोविड की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिली, और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब बात करें हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ हंगर, एक तो ये वैसे ही आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जनरली हम बात करते हैं ह्यूमन राइट की, तो उसमें राइट फॉर राइट टू फूड है।
तो ये shameful human right violation to adequate food. Hunger and malnutrition also entail large economic cost. इससे क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, अगर वो माल नरिश्ड है या उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, तो देन जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शंस देखने को मिलेंगे, या उसमें जो वो है उसका कंट्रीब्यूशन वो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाएगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टूवर्ड द ग्लोबल गोल ऑफ हंगर रिडक्शन। जो नंबर ऑफ हंगरी पीपल हैं वो अभी भी मिलियंस में है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एक्सपेक्टेड था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो इस तरीके का था कि इस तरीके से जो आपकी हंगर है वो धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से पहले कम हुई बीच में, और देन फिर ये यहाँ पे डबल से बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो नंबर ऑफ डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अपने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी लाने में सक्सेसफुल हुई हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर वो देखें तो उसमें मेजर यहाँ पे देखने को मिलता है पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज में। वहाँ पे एक तो रही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा कोई भी कंट्री अगर हम देखें पॉलिटिकली स्टेबल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और देन वो उस पर्टिकुलर कंट्रीज की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनसे जनरली अगेंस्ट काम करेगा। देन इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका में भी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई बार नहीं देखने को मिलती है। देन पाकिस्तान वगैरह जो है इनमें भी इकोनॉम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसके कारण काफ़ी ज़्यादा फेसेस करनी पड़ती है उनको प्रॉब्लम्स। देन फिर आता है गुड गवर्नेंस। जितना अच्छा गवर्नेंस होगा, जो आपका करप्शन फ्री रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरली इम्पैक्ट करती है आपके रूरल और जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर महंगाई बढ़ती है, तो जो जिनके पास जो रिच हैं, तो देन दे कैन अफोर्ड, उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा होती है तो वो यहाँ पे सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन जो पुअर हैं तो देन वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है आपका, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? प्राइमरी। ये क्वेश्चन आपका जेआरएफ में पूछा जा चुका है कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो एग्रीकल्चर जो है आपका फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल। एंड थर्ड जो सेक्टर है वो है आपका सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें भारत की जीडीपी, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है? सर्विस सेक्टर है। इसमें है आपका सर्विस सेक्टर। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है जेआरएफ, करीब आपका शायद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेन कंट्रीब्यूट करता है वो आपका कौन सा सेक्टर है, तो वो है आपका सर्विस सेक्टर और ये आपका टर्सरी सेक्टर है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ट्विन ट्रैक फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ेगा, और जो वर्ल्ड मार्केट है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि ये जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो पाए, और वहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पॉवर्टी की हुई, दूसरी यहाँ पे हंगर बढ़ रहा है उसकी, और देन जो हेल्थ एंड सैनिटेशन वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं उनको भी हम धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से पूरा ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर का देखें तो अभी वहाँ पे क्या कंडीशन है, और किस तरीके से हम इस पूरे उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं।